जय हिंद। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूसी सैनिक धीरे धीरे यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है थोड़े ही समय में वो पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जिसकी वजह से सारी दुनिया के लोग यूक्रेन को एक पीड़ित देश के रूप में देख रहे हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि रूस की एक विस्तारवाद की नीति है, वो सोवियत संघ का उदय फिर से करना चाहता है। असल में विस्तारवाद की नीयत किस देश की है, ये पता करने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। कहानी शुरू करते हैं सन 1654 से। ये वो साल था, यूक्रेन को आप मैप में देख सकते हैं। यूक्रेन जितना पीले कलर के मैप में दिख रहा है, बस उतना ही था। उसके बाद जितना भी यूक्रेन बढ़ा है, वो अपनी विस्तारवाद की नीयत से ही बढ़ा है। 1654 में क्या होता है, यूक्रेन को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें पोलैंड, ओटोमन साम्राज्य और क्रीमियन टाटरस शामिल होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यूक्रेन मॉस्को के साथ उम्मीदों के साथ रुख करता है और दोनों के बीच में पेरियास्लाव नाम की एक संधि होती है, जिस वजह से यूक्रेन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। यूक्रेन अगले 263 वर्षों तक यानी 1917 तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहता है और इन्हीं 263 वर्षों में धीरे धीरे वह अपने देश का विस्तार करता है, जिसे आप मैप में हरे कलर में देख सकते हैं। इसके बाद यूक्रेन को लगता है कि उसका विस्तार हो चुका है, इसीलिए वो रूसी साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाता है। लेकिन ये बात रूस को बहुत ही नागवार गुजरती है। इसी कारण जब पोलैंड 1919 में यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, तो पोलैंड के साथ साथ बेलारूस और रूस एक बहुत बड़े ज़मीनी हिस्से पर, जो कि यूक्रेन का होता है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद वही यूक्रेन बहुत चालाकी से सोवियत संघ में सन 1922 में शामिल हो जाता है। ये वही सोवियत संघ है जो रूस कंट्रोल करता था। जैसे ही यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल होता है, जो हिस्सा बेलारूस और रूस ने सन 1919 में कब्जाया था, वो उसको फिर से वापस मिल जाता है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। सन 1939 ये वो साल था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ये द्वितीय विश्व युद्ध सन 1945 तक चला। यानी इन 6 वर्षों में इस द्वितीय विश्व युद्ध का भी यूक्रेन ने भरपूर फ़ायदा उठाया। इसमें अन्य देशों की मदद से पोलैंड से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इसमें वो हिस्सा था जिसमें यूक्रेन के हिस्से के साथ साथ एक एडिशनल हिस्सा भी था। यानी ये तो वो वाली बात हो गई, रोटी जली तो जली, सिकी भी खूब। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी यूक्रेन सोवियत संघ के साथ जुड़ा रहता है और उसका दिल भी जीत लेता है। इसी खुशी की वजह से सन 1954 में सोवियत संघ यूक्रेन को एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं, उसे गिफ्ट कर देता है। और इसके साथ ही सन 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा बना रहता है। और सन 1991 में जैसे ही सोवियत संघ विघटित होकर अलग अलग 15 देशों में टूट जाता है, तो यूक्रेन भी एक अलग राष्ट्र के रूप में बन जाता है। 1991 से सन 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन असली प्रॉब्लम आती है सन 2013 में। यानी नवंबर 2013 में विक्टर यानुकोविच, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फरवरी 2014 में विक्टर यानुकोविच देश छोड़कर भाग जाते हैं और वहीं से दोनों के विवाद की जड़ शुरू हो जाती है। असल में वहाँ से इसकी जड़ कैसे जमती है, इसे भी समझते हैं। विक्टर यानुकोविच जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, वो रूसी समर्थित प्रेसिडेंट थे, लेकिन फरवरी 2014 में जो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो यूरोप नाटो समर्थित प्रेसिडेंट बनते हैं और यही बात फिर से रूस को नागवार गुजरती है। इससे नाराज होकर रूस वहाँ के क्रीमिया और डॉनबास को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने कब्जे में लेने के बाद वो वहाँ के अलगाववादियों को सौंप देता है। ये वही अलगाववादी हैं जो क्रीमिया में रूस का समर्थन करते हैं। और इसके बाद यूक्रेन, जो हर बार रूस की तरफ रुख करता था, वो अपने फ़ायदे के लिए इस बार नेटो की तरफ रुख करता है और नेटो में शामिल होना चाहता है। और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। तो रूस इसका विरोध क्यों करता है, आइए इसे भी समझते हैं। असल में ये कहानी शुरू होती है सन 1949 में, जब रूस सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और सोवियत संघ को कंट्रोल करने के लिए एक नाटो का उदय हुआ था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश भी शामिल थे। और इसके साथ ही जब सोवियत संघ टूट जाता है, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट में क्या होता है, जितने भी देश सोवियत संघ से अलग हुए हैं, वो नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 2 देश नेटो में शामिल हो जाते हैं और रूस कोई एक्शन नहीं लेता, केवल अपनी नाराज़गी दिखाता है। और यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता है, इसीलिए रूस अपने आप को इनसिक्योर फील करता है और इसी इनसिक्योरिटी को देखते हुए वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है और यही हमला युद्ध का रूप ले लेता है। और इसी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले ले। तो आइए इसे देखते हैं अपने देश की नज़र से।
असल में ये वही यूक्रेन है, जब इंडिया पाकिस्तान का विवाद होता है या कुछ भी होता है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है तो यूक्रेन ही करता है। ये वही यूक्रेन है, जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो यूएन में भारत का विरोध इसी ने सबसे ज़्यादा किया था। तो इस लिहाज से हमें यूक्रेन का समर्थन नहीं करना चाहिए। जब भी हम मुसीबत में आए हैं तो रसिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है। और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा ही जो पावरफुल देश है वो अत्याचारी है और जो कमज़ोर देश है वो पीड़ित है। इस वीडियो में आप लोगों को पता चली गया होगा कि यूक्रेन की क्या नीति रही है, उसने कितना विस्तार किया है, सन 1654 में क्या था और आज की डेट में वो क्या है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।